Hello everyone, welcome to Young Minds and Big Dream series। हमारे आज के जो यंग मेहमान हैं उनका नाम है अब्दुल समद। अब्दुल समद का ताल्लुक असारा गांव से है और आप इस वक्त मेडिकल के स्टूडेंट हैं, यानी एमबीबीएस कर रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा अपनी तरफ से। मैं चाहूंगा कि अब्दुल समद अपने आप को खुद जो है अपना तारुफ कराएं, आप सबको बताएं कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं। अब्दुल समद, अपने बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम अब्दुल समद है। मैं बेसिकली मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूं, बट मेरी जो पैदाइश की जगह है वो असारा गांव है, जहां से मेरे वालिद साहब बिलोंग करते हैं, मेरे दादा वहीं से बिलोंग करते हैं। अभी फिलहाल मैं मेडिकल में पढ़ाई कर रहा हूं। मैं बेसिकली एमबीबीएस कर रहा हूं यूक्रेन से। और अभी अभी सर और थोड़ा इंटरव्यू लेंगे मेरा और क्वेश्चंस पूछेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ जो सर पूछेंगे मैं उसका अच्छी तरह लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए अच्छा जवाब दे सकूँ। बड़ी अच्छी बात है अब्दुल समद, आप एमबीबीएस कर रहे हैं। आपका ताल्लुक जो है वो आप मुजफ्फरनगर में आप रहते हैं। मुजफ्फरनगर, आपके वालिद साहब का ताल्लुक असारा गांव से है, तो बेसिकली आपके जो रूट्स हैं वो भी असारा से ही हैं। भले ही आप असारा में पैदा ना हुए हों या वहां पले पड़े ना हो, लेकिन जो रूट्स हैं वो आपके असारा में। सर बेसिकली मैं असारा में पैदा हुआ। हाँ, तो आपका ताल्लुक असारा से ही है, रूट्स आपके असारा में ही हैं। आप रूट्स वही रहते हैं, रूट्स कभी चेंज नहीं होते, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, रूट्स आप वही रहते हैं। तो बहरहाल अभी आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं। तो अब्दुल समद, ये आपने कब सोचा कि आप जो है मेडिकल करेंगे, मेडिकल लाइन में जाएंगे? ये कब डिसाइड किया आपने? सर ये मैंने 11th क्लास आफ्टर कंप्लीटिंग माय 10th क्लास, जब मैंने अपनी 10th क्लास कंप्लीट करी तो मेरे पास ऑप्शन था, या तो कॉमर्स साइड चला जाऊं, या आर्ट साइड ले लूं, या मेडिकल साइड ले लूं, या मैथमेटिक्स। लेकिन मुझे 11th में आगे जब मैंने थोड़ा अपना रिसर्च किए, देखा स्कोप किधर ज्यादा है और मैं किस चीज के लिए पैशनेट हूँ ज्यादा बेसिकली, तो मुझे ऐसा लगा कि मेडिकल फील्ड ज्यादा सही रहेगा, तो मैंने 11th में बायोलॉजी ले ली। ऊपर से मेरे वालिद साहब को भी था कि मैं मेडिकल फील्ड में ही कुछ करूँ। अच्छा, आपके वालिद साहब भी ये चाहते थे कि आप मेडिकल फील्ड में जाएं, तो आप जो है वो एक आज्ञाकारी पुत्र की होने की वजह से जो है आप मेडिकल लाइन में चले गए। आपने बायोलॉजी ले ली आपने 12th क्लास में। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए बड़ी अच्छी बात है। और आपकी एजुकेशन जो है वो मुजफ्फरनगर में आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कहाँ से किया? सर मैंने बेसिकली 6th क्लास तक मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ। मेरा लोकल में स्कूल था, आरवचीन उसका नाम है, आरवचीन पब्लिक स्कूल। हिंदी मीडियम, बहुत अच्छी उनकी एजुकेशन सिस्टम है। यस, आफ्टर 6th क्लास माय फादर रियलाइज दैट मुझे इंग्लिश मीडियम में जाना चाहिए। उसके लिए मैं मतलब जितना शुक्रिया अदा करूं मेरी अम्मी का नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पापा को लगता था कि हिंदी मीडियम भी अच्छी एक है, बट मेरी अम्मी ने जिद की और मुझे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफर कराया 6th क्लास में। मैं 5th तक हिंदी मीडियम से पढ़ा, उसके बाद 6th क्लास में इंग्लिश मीडियम। उसी स्कूल के 2 पार्ट थे मेरे, अर्वचन स्कूल के, एक हिंदी मीडियम एक इंग्लिश। तो मेरी अम्मी ने मुझे इंग्लिश मीडियम में कराया और उसके बाद वहां से मैंने अपनी 6th क्लास कंप्लीट की। आफ्टर 6th मैंने केंद्रीय विद्यालय, आप जानते होंगे केंद्रीय विद्यालय बहुत ही ग्लोबल फैला हुआ एक ब्रांच है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल। वहां से मैंने अपनी 7th क्लास वहां से की, 8th की, 9th 10th क्लास मैंने अपनी हाई स्कूल केंद्रीय विद्यालय से की। उसके बाद मैंने 11th क्लास में हमारा लोकल यहाँ पे एक स्कूल है SFDAV पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, उसे मैंने अपनी 11th और 12th किया सर। ओके, नहीं एजुकेशन आपकी अच्छी रही और थैंक्स टू योर मम्मी। आप अपनी वालदा का शुक्रिया अदा करें कि आपको उन्होंने जो है वो और वालदा का ही नहीं बल्कि वालिद साहब का भी, दोनों का आप शुक्रिया अदा करें कि आपको अच्छी तालीम उन्होंने दिलाई। और फिर उसी जमाने में मुजफ्फरनगर में जो है वो केंद्रीय विद्यालय भी खुला और आपका वहाँ एडमिशन हुआ। केंद्रीय विद्यालय जो है वो बहुत अच्छे स्कूल्स माने जाते हैं इंडिया में। बहरहाल अब आपने 12th कर लिया, उसके बाद 11th क्लास में आपने जो है वो डिसाइड कर लिया था कि आपको मेडिकल लाइन में जाना है। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती थी आपको? कितने घंटे आप स्कूल के अलावा कितने घंटे पढ़ते थे? सर स्कूल में टू बी ऑनेस्ट सर मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने बहुत ही ज्यादा मैं सर देखिए इंटरव्यू ना, एक तो होता है कि बच्चे आते हैं कि बिल्कुल टॉप क्लास, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंटरव्यू उन लोगों को भी, उन बच्चों को भी मोटिवेट करें जो सोचते हैं कि हम एक एवरेज स्टूडेंट हैं, हम अपनी लाइफ में क्या करें। टू बी ऑनेस्ट मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और मैं आज एक बहुत अच्छी जगह पर हूँ अपनी फैमिली की वजह से, अपने वालिद साहब की वजह से।
और मेरी खुद की मेहनत की वजह से। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने 11 घंटे 12 घंटे पढ़ा, बट जितना पढ़ना चाहिए था, एक एक लेवल था कि दिन में 3 घंटे कोचिंग से अलग। मेरा स्कूल होता था सर सुबह 7 बजे से 2 बजे तक। हाँ, थोड़ा स्ट्रगल किया है कि मैं स्कूल से घर नहीं जाता था। अच्छा। स्कूल से सीधा कोचिंग से मैं आता था 6 बजे। 6 बजे आके थका के अपना घर लेट गया, थोड़ा खाना खा के रेस्ट कर लिया, उसके बाद उठा थोड़ा पढ़ाई कर ली। और रात को मैं तकरीबन 3 घंटे पढ़ता था, मैंने ज्यादा नहीं पढ़ाई की लेकिन सर बेसिक पॉइंट ये है कि डेली पढ़ना चाहिए। मैं खुद डेली नहीं पढ़ा हूँ, मतलब मैंने कभी कभी अपनी कोताही की है पढ़ाई में, उसका मुझे अफसोस भी है, लेकिन अभी मैं अच्छा हूँ, ठीक हूँ, अभी मैं समझ चुका हूँ। लेकिन इंटरव्यू में उन बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूँ जो डेली नहीं पढ़ते हैं। आप 2 घंटे पढ़िए, बट इतना पढ़िए कि आप डेली करिए 2 घंटे को। हाँ, नहीं वो कहते हैं ना कि कहावत है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चाहे भले ही आप स्लो हो लेकिन स्टडी हो, रेगुलर हो। अगर आप रेगुलर हैं अपनी स्टडीज में तो जो है आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है और उस रेगुलरिटी को आपने जो है कायम रखा। और चाहे 3 ही घंटे पढ़ते स्कूल के बाद, कोचिंग में आप जाते थे, कोचिंग के बाद घर आए, घर के में भी आने के बाद आपने 2 घंटे 3 घंटे पढ़ा, तो काफी आपने मेहनत की और उसका नतीजा ये निकला कि आपने नीट एग्जाम को क्वालिफाई किया होगा आपने। जी अल्हम्दुलिल्लाह। नीट एग्जाम नीट को के आपने बगैर देखिए क्वालिफाई कर एडमिशन भी लिया। पॉसिबल नहीं है। हाँ, नीट को आपने क्वालिफाई कर लिया और उसके बाद जो है वो आपके वालिद साहब ने आपको यूक्रेन भेज दिया आपको। जी। आप यूक्रेन में किस यूनिवर्सिटी में हैं? इस वक्त सर मैं इवानो फ्रैंकोविस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ, जो कि एक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है इवानो सिटी में। ओके। यूक्रेन के अंदर एक सिटी है इवानो फ्रैंकोविस्क, उसके हाँ, अंदर यूनिवर्सिटी है। तो ये वहां पर जो है मेडिकल का कोर्स कितने साल का है? हाँ। कि कितने हेलो साल का सर, कोर्स है वहां मेडिकल का? आई थिंक कनेक्शन इज वीक। नहीं, आवाज आ रही है आपकी। थिंक देयर इज सम कनेक्शन प्रॉब्लम। आई थिंक अब्दुल समद से हमारा कनेक्शन, यस, हो अभी गया है। सही हो गया। हाँ, मैं ये पूछ रहा था अब्दुल समद, आप वापस कनेक्शन जुड़ गया है। मैं ये पूछ रहा था कि यस सर। वहां मेडिकल का कोर्स जो है कितने साल का है वहां यूक्रेन में? सर वहाँ पर 5 साल का कोर्स है और 8 मंथ्स की इंटर्नशिप कंपलसरी है, वो करनी होती है। 8 मंथ्स की इंटर्नशिप कंपलसरी है, तो यानी तकरीबन 6 साल का हो गया। तो 6 साल आपको लगेंगे। चलिए, आपने आपका बैचलर्स हो जाएगा मेडिकल का, उसके बाद क्या करना है, क्या इरादा है उसके सर बाद? आई वांट टू बिकम अ ऑर्थोपेडिक सर्जन। ऑर्थोपेडिक सर्जन, ओके। आपको सर्जरी में जाना है और सर्जरी में भी आपको ऑर्थोपेडिक ऑर्थोपेडिक। में जाना है। थोड़ा यस। ऑर्थोपेडिक को समझा दो कि चूंकि बहुत से बच्चे ऑर्थोपेडिक का मतलब नहीं समझते होंगे, तो उनको बताओ कि हाँ बिल्कुल। ऑर्थोपेडिक का मतलब क्या होता है, वो क्या चीज देखता है ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑर्थोपेडिक जो का है? अगर मैं बेसिक बिल्कुल हिंदी में आपको मतलब बताऊं, जो बच्चे देख रहे हैं, जिसको हम हड्डियों का डॉक्टर कहते हैं। हाँ बिल्कुल, जो हड्डियों का डॉक्टर होता है उसको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर कहते हैं। उसका काम होता है आपकी हड्डियां जो हैं, कोई टूट गई उसको जोड़ना, आप कोई प्रॉब्लम हो गई है ना, कहीं पैर की हड्डी टूट गई, हाथ की हड्डी टूट गई, कोई भी हड्डी टूट गई बदन की, उसको जो है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है वो उसको सर्जरी करके ठीक करता है। तो बड़ा अच्छा है, आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना है। और सर्जन बनने के लिए भी आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एमएस करना है, वो भी ऑर्थोपेडिक में आपको करना है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो मुझे लगता है कि आपको कम से कम जो है वो 18 घंटे 16-17 घंटे तो आपको कम से कम पढ़ना पड़ेगा। नो डाउट सर, अब तो आदत बना ली है, अब पहले जो आदत था बना वो ली। नहीं रहा। हाँ, वो कहते क्योंकि हैं देर आए आप दुरुस्त एक आए। बार, अगर आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया है, अगर आप एमबीबीएस करना, ये उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा जो अभी सोच रहे हैं कि एमबीबीएस में एडमिशन ले लें। बहुत आसान है नीट क्वालिफाई करके एडमिशन लेना, लेकिन उसके बाद जो मेहनत है ना, वो बहुत हार्ड है। उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा, नो डाउट। और जब एक बार आप स्टेप ले लेते हैं ना और देखते हैं कि फाइनेंशियली अगर कोई इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप इतना पैसा लगा के आपको एडमिशन दिलाते हैं। तो ये एक तरह से मोटिवेशनल वीडियो के साथ साथ एक चेतावनी वीडियो भी है कि आप अगर एडमिशन ले रहे हैं तो अपने ऊपर पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें कि आप पढ़ लेंगे। ऐसा ना हो कि जैसे मैं 11th 12th में थोड़ा पढ़ाई में लाइटली लेता था, ऐसा बिल्कुल चलेगा ही नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा।
हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, यानी मेंटली रेडी होना बहुत जरूरी है। ये समझ बिल्कुल लेना चाहिए सबको कि अगर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए कम से कम 24 घंटे में से 16-17 घंटे जो है पढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए, तभी मेडिकल लाइन में आप जाके कामयाब हो सकते हो। अगर आप, वैसे तो कोई भी लाइन हो, खाली मेडिकल लाइन ही नहीं है, आप जिस लाइन में भी जाना चाहें, आप चाहे इंजीनियरिंग में जाना चाहें, चाहे आप लॉयर बनना चाहें, चाहे आप बिजनेसमैन बनना चाहें, हर एक लाइन में आपको मेहनत करनी होती है। ऐसी कोई लाइन नहीं है जिसमें मेहनत ना करनी पड़े। अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनना है, उसके लिए भी आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। और अगर आपको एमबीए भी करना है तो भी आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको इंडिया के ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां आप एमबीए करने जाएं, जैसे आईआईएम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अगर आप वहां जाते हैं, आईआईटीज में आप जाते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए या एमबीए करने के लिए जाते हैं, तो वहां आपको कम से कम जो है वो 18-19 घंटे, कई कई बार तो आप सो नहीं पाते हैं 24 घंटे में, आपको इतना काम होता है। तो बहरहाल इवन एग्जाम मेहनत, टाइम पे, जब हमारा एग्जाम टाइम होता है हमें भी बहुत कम मिलता है, इवन 5 या 6 घंटे बस, हार्डली। हाँ तो ये बहुत जरूरी है बच्चों को समझना कि पहले तो ये समझना जरूरी है कि उनको करना क्या है जिंदगी में, है ना। और ये बहुत जल्दी डिसाइड कर लेना चाहिए। ये आपने भी थोड़ा लेट डिसाइड किया, 11th में जाके डिसाइड किया। मैं तो समझता हूँ कि उससे भी पहले 8वीं-9वीं क्लास में, बल्कि 6ठी-7वीं में ही डिसाइड कर लेना एक्चुअली चाहिए सर, कि कौन सा सब्जेक्ट उनको अच्छा लगता है। यस यस, एक्चुअली आई वांट टू बी तुम्हें अ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा पायलट। लगता था? तुम्हें 6ठी-7वीं में जब पढ़ रहे थे तो कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा मजा आता था? सब्जेक्ट सर ऑलवेज साइंस। सभी सब्जेक्ट ठीक लगते थे? साइंस सर, साइंस साइंस, साइंस साइंस ज्यादा में। अच्छा लगता था। But till 9th class, I am the favorite student of my science teacher till 9th class. अच्छा, I love to learn science. हाँ हाँ। तो साइंस में भी बायोलॉजी, फिर बाद में चूंकि आप मेडिकल में जाना चाहते थे तो बायोलॉजी में आपको ज्यादा मजा आता होगा। तो Yes. बायोलॉजी में जो जो बहुत सारी चीजें काटनी पीटनी पड़ती हैं, जो एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, उसमें अच्छा लगता था उसमें? बिल्कुल सर, जब लैब अपने प्रैक्टिकल्स होते थे तो काफी मजा आता था। अभी काटने पीटने वाला तो क्योंकि जमाना अब नहीं रहा, बट हाँ, हम अपना स्लाइड्स बनाते थे, हम प्लांट्स के सेल्स को माइक्रोस्कोप में देख के, मतलब प्रैक्टिकल्स होते थे सारे, तो उसमें काफी मजा आता था। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में बहुत मजा आता था, स्टेन्स लग जाते थे अपने लैब कोट पे जब हम एप्रन लेते थे, तो वो एक अलग फीलिंग है। हाँ हाँ। चलिए, अब इस समझ में आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप यूक्रेन में हैं, अगर कोई बच्चे यूक्रेन जा रहे हैं तो उनको वहां यूक्रेन में, आप जैसे गए 4-5 महीने अभी रह के आए हो, एक सेमेस्टर आपका पूरा हो गया, तो उसमें आपको क्या ऑलमोस्ट कठिनाइयां 2 आई, कौन सी सेमेस्टर मुश्किलें आपको आई वहां पर? सर। बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट तो जाने वाले को सबसे पहले तो इवन सबसे पहले एडवाइस तो मैं दूंगा कि आप यहाँ पे ट्राई कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे जो लाइफ मिलेगी ना मेडिकल स्कूल में, वो वहां नहीं मिलेगी, सबसे पहली बात। ये बड़ी अच्छी दूसरी, बात अगर कही आपको आपने। जाना, हाँ, और दूसरा अगर कोई जाना चाहता है, वाकई किसी का नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे ट्राई कर लिया काफी बार, तो उसके लिए सबसे पहली एडवाइस, सबसे इम्पोर्टेंट ये होगी कि अपना जो कंसल्टेंट है वो बहुत बहुत ही ध्यान से चुने, बहुत उसके बारे में अपनी रिसर्च कर लें अच्छे से। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो वही है, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा मेन डिपेंड आप पूरे कंसल्टेंट पे रहते हैं, जो नहीं तो आपको यहाँ से कंसल्टेंट, लेके वहां तक। कंसल्टेंट तो आपको जो है बताएगा, यूनिवर्सिटी के बारे में बताएगा कंसल्टेंट तो, और क्या बताता है कंसल्टेंट आपको? सर बेसिकली अभी पेरेंट्स सब कुछ कंसल्टेंट के हाथ में छोड़ देते हैं, पेरेंट्स सिर्फ पैसा दे सकते हैं, बट आपको, मतलब कंसल्टेंट ऐसी चीज है, अगर कंसल्टेंट अच्छा होगा तो बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ से वहां तक हर, क्योंकि सर इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, और बहुत सारे यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, उससे अलग रेजिडेंसी के डॉक्यूमेंटेशन, रहना होता है, अपना खाने का बहुत सारी चीजें, और बहुत, मतलब इसमें काफी सारी चीजें हैं। मेन नहीं, तो वही जाहिर है सी कि बात है, अपना, जब बाहर जाते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, वो कंसल्टेंट जो होता है वही सारी हेल्प करता है उन डॉक्यूमेंटेशन में। तो एक्चुअली सर कंसल्टेंट का मैं, अच्छा होना बहुत जरूरी है। yes, मैं इस पॉइंट को हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा एक मार्केट बन गया है एमबीबीएस अब्रॉड इंडिया में, हाँ, बहुत काफी ज्यादा लोग, बड़ा, और बहुत इसमें, सारे एजेंट्स यस, बैठे हैं, बहुत सारे एजेंट्स बैठे हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट बैठे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल। एक रैकेट हो गया। ये पॉइंट मैंने इसीलिए हाईलाइट किया क्योंकि कंसल्टेंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, और जो वो यहाँ पे बोलेंगे वो वहां नहीं होगा, हाँ बहुत, बिल्कुल, मतलब ये बहुत रेयर जरूरी है। कैसे। ये यस, बहुत जरूरी है ये जानना कि कंसल्टेंट जो है, जिसके थ्रू आप जा रहे हैं, वो कितना अच्छा है और कितना आपको जेन्युइनली वो आपको बातें बता रहा है, और आपके डॉक्यूमेंटेशन कितने जेन्युइनली वो तैयार करता है। ये बहुत जरूरी है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई अब्दुल समद कि कंसल्टेंट के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है।
और उससे पहले मैं तो ये समझता हूँ कि उससे पहले खुद भी अगर कंसल्टेंट आपको किसी यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा है, तो आजकल तो सभी यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स हैं, आप खुद जाकर के वेबसाइट्स पे तलाश कर सकते हैं कि वो यूनिवर्सिटी कैसी है, वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, या उस कंट्री में उस यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है, या आप खुद भी पता करें। खाली कंसल्टेंट के ऊपर भरोसा ना करें, उसके ऊपर डिपेंड ना करें कंसल्टेंट के ऊपर, आप जो है खुद भी पता करें, वेबसाइट्स पे जाएं और कंसल्टेंट से पूछें, भाई वेबसाइट्स बताइए हमें जिस यूनिवर्सिटी में आप बता रहे हैं, तो आप खुद विजिट करें, उस यूनिवर्सिटी के बारे में पता करें। तो आजकल बहुत इजी है, नेट सबके पास है। यस सर, इसके बाद मैं मेन पॉइंट दूसरा ये रखना चाहूंगा, आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं आउट ऑफ इंडिया कहीं पर भी, उस यूनिवर्सिटी की आप रैंकिंग देख लें, उसका MCI रिजल्ट देख लें, और मतलब कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी यूक्रेन में चूज करें, क्योंकि सर इसका एक स्पेशल रीजन है कि यूक्रेन में चूज करने का। यूक्रेन एक ऐसी कंट्री है जहां पर मेडिकल फील्ड में एक स्पेशल एग्जाम होता है 2 दफा, एक तो आपके कोर्स के बीच में यानी कि 3rd ईयर में होगा, और एक लास्ट ईयर में होगा। उस एग्जाम का नाम होता है सर क्रॉक। मैंने क्यों चूज की यूनिवर्सिटी, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊंगा, इसमें शायद मेरी थोड़ी सी वो भी लगे मुझे खुद को, लेकिन मैंने इसलिए चूज की थी क्योंकि मुझे पता था कि जब तक मेरे ऊपर प्रेशर नहीं आएगा मैं पढ़ूंगा नहीं, ये मेरी आदत है। अब मैंने अपना सबकॉन्शियस माइंड को रेडी कर लिया था कि भाई अगर प्रेशर ना आया मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। यहाँ पे पेरेंट्स होते हैं इंडिया में, अभी मेरा नीट का एग्जाम जब था पेरेंट्स थे, उन्होंने फोर्स किया, कुछ कहा कुछ मुझे लगा, मैंने पढ़ लिया, लेकिन मुझे पता है अगर पीछे से प्रेशर नहीं होता तो थोड़ा कोताही कर देता स्टूडेंट। तो वो क्रॉक का एग्जाम पेरेंट्स जैसा काम करता है, अगर उसको आपने ना क्लियर किया तो आपका कोर्स हाफ में ही कैंसिल, आप वापस घर जा रहे हैं। उसको क्लियर करने के लिए कोई भी बच्चा हो उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप यूक्रेन जा रहे हो ना तो आप इतने अमीर हो, अगर इतने अमीर होते तो आप इंडिया में अफोर्ड कर लेते, बिल्कुल सीधी सी बात है। और अगर इतने, तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, उसको हर चीज देखनी पड़ती है, वो इतना बजट लेके अपने सिर पे आया है, तो वो वापस तो नहीं जा सकता, ऐसे फेल हो गए, तो वहां पे बच्चे को आगे पढ़ना पड़ता है। ये और कंट्री में नहीं है सर, यूक्रेन के अलावा ये कहीं पे आपको बीच में एग्जाम नहीं मिलेगा, नॉर्मल सेमेस्टर वाइज जैसे अपने स्कूलिंग चलती आती है ना, हाफ ईयरली फाइनल ऐसे है, लेकिन वहां पे इस एग्जाम की वजह से मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं। और इसी वजह से जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ उसका अभी क्रॉकर जो 6th ईयर का एग्जाम हुआ था उसमें 100% रिजल्ट आया, और 3rd ईयर का भी 100% आया। इवन सर यूक्रेन में और इतने जितनी भी अब्रॉड यूनिवर्सिटीज हैं उनमें MCI जो इंडिया में होता है फाइनलाइज अपनी MBBS करने के बाद, उनमें सबसे अच्छा रिजल्ट मेरी यूनिवर्सिटी का है। चलिए बड़ी अच्छी बात है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जब MBBS और MS करके आएंगे तो आप यहाँ जब इंडिया में आप इंडिया वापस आना चाहेंगे या कहीं बाहर ही काम करेंगे? एक्चुअली सर इंडिया आना चाहूंगा, बट इंडिया से पहले कहीं और करना चाहूंगा। इंडिया से पहले कहीं और करना चाहेंगे, तो इंडिया में जब आप आएंगे तो आपको MCI का एग्जाम भी क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और हम उम्मीद करते हैं और ऐसी दुआ भी करते हैं आपके लिए कि आप जो है ये अपना MBBS भी करें और आप अपना MS भी करें, ऑर्थोपेडिक सर्जन आप बने, और फिर दुनिया में कहीं भी खिदमत करें। आपको खिदमत तो जो है आवाम की करनी है, ह्यूमैनिटी की करनी है, और अपना करियर भी बनाना है। तो हमारी दुआएं हैं आपके साथ, नेक ख्वाहिशात हैं, मेहनत करें, और मेहनत करके जो है वो फिर आप दुनिया की आवाम की और सबकी खिदमत, इंसानियत की खिदमत के लिए तैयार हो जाएं। ऐसी हमारी आपके लिए दुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल समद कि आपने वक्त निकाला, और बहुत अच्छी आपने बातें बताई, और खासतौर से जो एक मैसेज आपने दिया बच्चों को जो जाना चाहते हैं बाहर, कि वो कंसल्टेंट के बारे में जरूर अच्छे से जानकारी ले लें, कि वो कंसल्टेंट अच्छा होना चाहिए, उसके बाद उसको जो है डॉक्यूमेंटेशन और हर एक चीज के लिए उसको वो ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल एक्सपर्ट होना चाहिए, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना आए बाहर जाने में। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल समद आपका, आपने वक्त निकाला। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर you will do very well in your life. Thank you, dear. Inshallah, sir.